अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में उस बिजनेस वुमन ने एक खूबसूरत बेघर महिला को देखा जिसके गोद में एक बच्चा था। दया महसूस करते हुए उसने उसे अपने लोनावला वाले फार्म हाउस की चाबियां थमा दी। मैं 3 महीने के लिए एक डील के सिलसिले में बाहर जा रही हूं, तुम तब तक मेरी जगह पर रह लो। मुश्किल बातचीत के कारण वह 6 महीने बाद ही वापस लौट पाई। उस महिला और बच्चे को याद करते हुए वह फार्म हाउस की ओर गई और वहां जो देखा उससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया शर्मा अपने पिता से विरासत में मिला पारिवारिक व्यवसाय चलाती थी। 25 साल की उम्र में पूरी कंपनी का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। उसने अपना जीवन काम के लिए समर्पित कर दिया था और परिणाम स्वरूप उसने कभी अपना परिवार नहीं बसाया। उसकी केवल मां थी, लक्ष्मी जी, जो अक्सर उसे जीवन साथी खोजने के महत्व की याद दिलाती थीं और यह बात उसे बहुत परेशान करती थी। प्रिया ने अपनी काली सेडान कार को ड्राइववे में पार्क किया। ठीक रात के 11:40 बजे थे। उसने अपनी सीट पर सिर टिकाया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दिन बहुत थका देने वाला था। सप्लायर्स के साथ बातचीत देर रात तक चली। फिर उसे गोदाम में एक संकट से निपटना पड़ा और उसके बाद 2 घंटे तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने में लग गए। 55 की उम्र वह होती है जब शरीर अब इस तरह के मैराथन को माफ नहीं करता। उसने रियर व्यू मिरर में अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखा। उसकी सांवली त्वचा पर थकान के लक्षण दिख रहे थे। उसकी कनपट्टी के पास हल्की रेखाएं थीं और उसका हमेशा की तरह साफ सुथरा प्रोफेशनल हेयर स्टाइल सिरों पर थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा था। 30 साल पहले जब उसके पिता ने कंपनी का नियंत्रण उसे सौंपा था तो वह बहुत अलग दिखती थी। वह ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से भरी थी, पहाड़ हिलाने को तैयार थी। अब हर दिन एक लड़ाई जैसा लगता था जिसे केवल व्यवसाय को बचाए रखने के लिए जीतना पड़ता था। प्रिया कार से बाहर निकली, ट्रंक से अपना ब्रीफकेस उठाया और सामने के दरवाजे की ओर चल दी। घर ने उसे दालान में मंद रोशनी और चुप्पी के साथ स्वागत किया। नहीं, पूरी तरह से चुप्पी नहीं। किचन से एक टीवी की धीमी आवाज आ रही थी। अपनी ऊंची एडी के जूते उतारकर और अपना ब्लेजर टांगकर प्रिया किचन में गई। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी मां लक्ष्मी जी मेज पर बैठी थीं। उनके सामने एक आधा पिया हुआ चाय का कप था और उनकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां एक स्वास्थ्य शो चल रहा था। फिर से आधी रात हो गई और तुम अभी काम से घर आई हो, लक्ष्मी जी ने बिना मुड़े कहा। उनकी आवाज थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसमें असंतोष छिपा नहीं था। तुम खुद को तड़पाना कब बंद करोगी और आखिरकार सांस लोगी? क्या तुम नहीं समझती कि तुम्हारी उम्र में आराम महत्वपूर्ण है? प्रिया ने अपने अंदर कुछ कसता हुआ महसूस किया। हर रात वही बात, हर बार वही शब्द, वही डांटने वाला लहजा। वह मेज पर गई, केतली उठाई और अपने लिए एक कप गर्म चाय डाली। बस करो मां, प्रिया की आवाज योजना से ज्यादा तेज निकली। मैं यह भाषण हर दिन सुनती हूं। लक्ष्मी जी ने आखिरकार टीवी से अपनी आंखें हटाईं और अपनी बेटी की ओर मुड़ी। उनके चेहरे पर सच्ची उलझन थी। कैसा भाषण? मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हूं। तुम एक शापित की तरह काम करती हो। तुम खुद को आराम नहीं देती। और क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब ऐसा क्यों है? प्रिया ने उसे बीच में ही काट दिया। अपनी चाय का एक घूंट लिया। गर्म तरल ने उसके गले को शांत किया, लेकिन वह रुकी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? लक्ष्मी जी अपनी कुर्सी पर सीधी हो गईं। उनकी आंखों में एक थका हुआ भाव आ गया। प्रिया ने कप को मेज पर रखा और अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया, जैसे उसके अंदर एक बांध टूट गया हो। वे सभी शब्द जो वर्षों से जमा हो रहे थे, सभी अनकही शिकायतें और आरोप बाहर निकल आए। क्या यह मायने नहीं रखता कि आप और पापा ने मुझे ऐसा बनाया है? उसकी आवाज संचित भावनाओं से कांप रही थी। आप दोनों ने मुझे रोहन से अलग कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह मेरे लिए अच्छा नहीं था। उसने कप उठाया और घबराहट में कई घूंट लिए। चाय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी जुबान ढीली कर दी थी और उसके फिल्टर हटा दिए थे। रोहन, लक्ष्मी जी के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। हे भगवान, प्रिया, यह 30 साल से भी पहले की बात है। वह सिर्फ एक साधारण छात्र था जिसके पास एक पैसा भी नहीं था। वह मुझसे प्यार करता था। प्रिया चिल्लाई। वह वास्तव में मुझसे प्यार करता था, लेकिन आप और पापा ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बेहतर की हकदार हूं, कि वह काफी अच्छा नहीं था, कि उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। हम तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन चाहते थे, लक्ष्मी जी ने शुरू किया, लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें खत्म नहीं करने दिया और अगला उम्मीदवार पापा का प्रतियोगी था। प्रिया ने जारी रखा।
उसकी आवाज और भी कर्कश हो गई। बहुत महत्वाकांक्षी, आपने कहा। वह हमसे सब कुछ ले लेगा, कंपनी पर कब्जा कर लेगा। और फिर कोई था जिसकी उम्र मेल नहीं खाती थी, या जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोचना था, या करियर अधिक महत्वपूर्ण था। वह अपनी मां के सामने कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। और फिर मुझे कंपनी संभालनी पड़ी। प्रिया की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। पापा का देहांत हो गया और सब कुछ मुझ पर आ पड़ा। मुझे किसी आदमी से कब मिलना चाहिए था, जब मेरा सारा समय कंपनी को एक अच्छे स्तर पर बनाए रखने में व्यतीत होता था, जब मैं दिन में 14 घंटे मेहनत करती थी ताकि मैं वह नष्ट न कर दूं जो पिताजी ने बनाया था। लक्ष्मी जी चुपचाप बैठी रहीं, अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाए हुए। उनकी उंगलियां घबराहट में एक नैपकिन के किनारे को नोच रही थीं। हर चीज के लिए हमें दोष मत दो, उन्होंने आखिरकार कहा। उनकी आवाज में एक स्टील का स्वर आ गया। हमने हमेशा तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। तुम्हारे पिता ने इस कंपनी को शून्य से बनाया था। हम चाहते थे कि तुम्हारा एक भविष्य हो, और कहां है यह बेहतर भविष्य? प्रिया कड़वाहट से हंसी। कहां मां? मैं 55 साल की हूं। कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई पोते पोतियां नहीं जिन्हें तुम पालने के लिए इतनी उत्सुक हो। बस एक मां जो लगातार मुझे अपने भाषणों से पागल करती रहती है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। लक्ष्मी जी अपनी कुर्सी से तेजी से उठी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारी मां हूं। तो क्या? प्रिया भी खड़ी हो गई। क्या यह तुम्हें मेरी जिंदगी को नियंत्रित करने का अधिकार देता है? तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुमने इसे खुद बर्बाद किया। तुम दोषी हो। लक्ष्मी जी चिल्लाईं। तुमने अपना समय गंवा दिया। किसी ने तुम्हें दिन रात बिना रुके मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं किया। दूसरी महिलाएं किसी तरह काम करने और परिवार बनाने का प्रबंधन करती हैं। दूसरी महिलाओं के कंधों पर अरबों रुपये का कारोबार नहीं होता। प्रिया ने पलटवार किया। दूसरी महिलाएं उन माता पिता के साथ नहीं रहती जो सोचते हैं कि उनकी कीमती बेटी के लायक कोई नहीं है। हम बस चाहते थे कि तुम कोई गलती न करो। गलती? प्रिया उन्माद में हंसी। मैंने फिर भी एक गलती की मां। मैंने गलती तब की जब मैंने तुम्हारी बात सुनी। रोहन के पास अब 3 शहरों मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में रेस्तरां की एक श्रृंखला है। और याद है मिस्टर खन्ना, पापा के प्रतियोगी, उनके 2 बड़े बच्चे, एक सफल कंपनी और एक खुशहाल जीवन है। और मैं अकेली हूं। हवा में एक भारी खामोशी छा गई। लक्ष्मी जी वापस गिर गईं। तुमने मुझे कैसे मजबूर नहीं किया? प्रिया ने महसूस किया कि आंसू आखिरकार टूट गए। पापा अस्पताल में लेटे हुए थे, मुझसे विनती कर रहे थे कि कंपनी को बर्बाद न होने दूं। उनकी जिंदगी इस व्यवसाय में थी। और तुम मां, तुम हर दिन रोती थीं, यह कहते हुए कि अगर मैंने नियंत्रण नहीं लिया तो हम सब कुछ खो देंगे, कि पापा की जिंदगी धूल में मिल जाएगी। मैं कैसे मना कर सकती थी? लक्ष्मी जी खिड़की की ओर मुड़ गईं। उनके कंधे कांप रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचती हो, उन्होंने फुसफुसाया। बेशक तुम नहीं जानती थी, प्रिया ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, अपने आंसू पोंछते हुए। तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। तुमने हमेशा महसूस किया कि तुम बेहतर जानती हो। प्रिया ने अपनी चाय खत्म की और खाली कप को मेज पर रख दिया। मुझे सोना है, कल एक महत्वपूर्ण बैठक है। वह किचन के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दहलीज पर बिना मुड़े रुक गई। तुम एक बात में सही थी मां, मैंने अपना समय गुंवा दिया, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने और पापा ने मुझे अपनी जिंदगी जीने नहीं दी। प्रिया अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। नीचे किचन में रोशनी अभी भी जल रही थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी मां के विचार नहीं बदल सकती। लक्ष्मी जी हमेशा मानती थीं कि वह सही हैं। बहस करने या कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं था। यह झगड़ा पहले के दर्जनों झगड़ों की तरह कुछ भी नहीं बदलेगा। कल सुबह वे फिर से ठंडे और कठोरता से बात करेंगे, यह दिखावा करते हुए कि कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा की तरह प्रिया एक भारी सिर और मुंह में कड़वे स्वाद के साथ उठी। पिछली रात बहुत ज्यादा चाय पीना सबसे अच्छा विचार नहीं था, खासकर एक महत्वपूर्ण कार्य दिवस से पहले। उसने घड़ी पर नजर डाली। सुबह 7 बजे उसे तैयार होना था। किचन में उतरते हुए प्रिया ने अपनी मां को वहां नहीं पाया। आमतौर पर लक्ष्मी जी जल्दी उठती थीं और इस समय तक मेज पर 1 कप कॉफी और अखबार के साथ बैठी होती थीं। आज किचन खाली था।
शायद वह कल के बाद नाराज हैं। प्रिया ने खुद के लिए मशीन से कॉफी डालते हुए सोचा। अपराधबोध ने उसे अंदर से कुरेदा, लेकिन उसने उसे तुरंत दबा दिया। अभी पारिवारिक नाटक से निपटने का समय नहीं था। नए निवेशकों के साथ बातचीत आगे थी और उसे तैयारी करने की जरूरत थी। उसने जल्दी में नाश्ता किया, अपनी मां के लिए मेज पर एक छोटा सा नोट छोड़ा, देर से घर आऊंगी, और ऑफिस चली गई। ऑफिस ने उसे सामान्य हलचल के साथ स्वागत किया। रिसेप्शनिस्ट ने आने वाली कॉलों की सूचना दी। संजय, उसके निजी सहायक, ने आगामी बैठक के लिए दस्तावेजों का एक फोल्डर लाया। प्रिया काम में डूब गई। कल के झगड़े के बारे में न सोचने की कोशिश कर रही थी। दोपहर करीब 2 बजे जब उसके मोबाइल पर शांति का फोन आया तो प्रिया ने अपनी भौहें सिकुड़ लीं। शांति, नौकरानी, आमतौर पर उसे छोटी मोटी बातों के लिए परेशान नहीं करती थी। हाँ बोलो, उसने जवाब दिया, दस्तावेजों को स्कैन करना जारी रखते हुए। प्रिया मैडम, शांति की आवाज चिंतित, यहां तक कि डरी हुई लग रही थी। लक्ष्मी जी गायब हैं। प्रिया जम गई, तुरंत समझ नहीं पाई कि उसने क्या सुना। क्या मतलब है गायब? उसका दिल असहज रूप से धड़क रहा था। मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूं, शांति तेजी से असंबद्ध रूप से बोली। वह सुबह किचन में नहीं थी। मैंने सोचा कि वह अभी भी सो रही हैं, लेकिन जब वह 10 बजे तक भी बाहर नहीं निकली तो मैं देखने गई। बिस्तर बना हुआ था, वह कमरे में नहीं थी। मैंने सभी कमरे, पूरा घर खोजा, आंगन में देखा। मैं सड़क पर भागी और उन्हें बुलाया, लेकिन लक्ष्मी जी कहीं नहीं थीं। अब बस यही बाकी था। प्रिया अपनी मेज से तेजी से उठी, दस्तावेजों का फोल्डर गिरा दिया। कागज फर्श पर बिखर गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शांति, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने हर जगह जांच की है? बिल्कुल, मैंने बेसमेंट और गैरेज में भी देखा। उनका फोन बिस्तर के पास वाली मेज पर पड़ा है। मैं तुरंत आ रही हूं। प्रिया ने फोन काट दिया और इंटरकॉम बटन दबाया। संजय, तुरंत अंदर आओ, उसका सहायक सेकंडों में प्रकट हुआ। जाहिरा तौर पर उसकी आवाज में चिंता महसूस कर रहा था। हाँ प्रिया मैडम। संजय, मेरे पास एक अप्रत्याशित स्थिति है। प्रिया पहले से ही अपना सामान अपने बैग में इकट्ठा कर रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मेरी मां गायब हैं। मुझे तुरंत खोज का प्रबंधन करना है। सभी बैठकें पुनर्निर्धारित करो। गायब कैसे? मुझे नहीं पता। प्रिया ने उसे तेजी से काटा। नौकरानी का कहना है कि वह सुबह से घर पर नहीं है। संजय प्रिया के साथ 10 साल से था। उस समय के दौरान वे सिर्फ बॉस और अधीनस्थ ही नहीं, बल्कि लगभग दोस्तों की तरह बन गए थे। उसने उसका तनावपूर्ण चेहरा देखा और स्थिति की गंभीरता को समझा। प्रिया मैडम, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं? शायद एक खोज दल का आयोजन करूं या आपके साथ चलूं? प्रिया ने 1 सेकंड के लिए सोचा, लेकिन अपना सिर हिला दिया। अभी नहीं। अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं फोन करूंगी। उसने अपना बैग और ब्लेजर उठाया और व्यावहारिक रूप से ऑफिस से बाहर भाग गई। संजय को कमरे के बीच में हैरान खड़ा छोड़ गई। घर जाते समय प्रिया ने अपने दिमाग में सभी संभावित परिदृश्यों को दोहराया। उसकी मां कहां हो सकती थी? क्या वह कल के शब्दों से वास्तव में इतनी नाराज हो सकती थीं कि उन्होंने जाने का फैसला कर लिया? लेकिन कहां? लाल बत्ती पर तेजी से ब्रेक लगाते हुए प्रिया ने अपनी मां की पुरानी दोस्त श्रीमती अमीना के नंबर पर फोन किया। हेलो, एक हंसमुख महिला की आवाज ने जवाब दिया। अमीना आंटी, मैं प्रिया हूं। क्या मेरी मां आपके साथ है? नहीं प्रिया बेटा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? महिला की आवाज में चिंता आ गई। नहीं, सब ठीक है। प्रिया ने झूठ बोला। समय से पहले घबराहट पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं बस जानना चाहती थी कि वह कहां गई हैं। शायद उन्होंने आज आपको फोन किया हो। नहीं बेटा, लक्ष्मी और मैंने परसों बात की थी। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते चाय पर बुलाया था। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, सब ठीक है, धन्यवाद। प्रिया ने फोन काट दिया और अगला नंबर डायल किया। श्रीमती कार्तिकी, एक और दोस्त, को भी कुछ नहीं पता था। वास्तव में वह फोन से हैरान थी। प्रिया, क्या लक्ष्मी जी घर पर नहीं हैं? अजीब है। हमने कल फोन पर बात की थी। वह आज ग्रीन हाउस में फूलों की देखभाल करने की योजना बना रही थीं। कह रही थीं कि उन्होंने बहुत समय से गुलाबों की देखभाल नहीं की है। धन्यवाद कार्तिकी आंटी। अगर वह आपको फोन करें तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। बेशक बेटा, तुमने मुझे डरा दिया। क्या लक्ष्मी जी ठीक हैं? हाँ, हम बस एक दूसरे से चूक गए। प्रिया ने फिर से झूठ बोला और फोन काट दिया। अचानक उसे मंदिर याद आया। उसकी मां अक्सर वहां जाती थीं, खासकर जब वह परेशान होती थीं या शांति चाहती थीं। शायद कल के झगड़े के बाद
वह अपने पति के पसंदीदा मंदिर गई हो। प्रिया ने कार घुमाई और मंदिर की ओर चल दी। यात्रा में 20 मिनट लगे। पापा, वह यह कैसे कर सकती हैं? उसने निशान में अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए फुसफुसाया। माँ, कहाँ जा सकती हैं? मेरा मतलब उन्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मैं बस थक गई थी यह दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है। तस्वीर से पिताजी कठोर और शांत दिख रहे थे। प्रिया को याद आया कि वह हमेशा उसे एक नजर से कैसे शांत करना जानते थे, कैसे वह मुश्किल समय में सही शब्द ढूंढते थे। मुझे क्या करना चाहिए? उसने धीरे से पूछा, लेकिन निश्चित रूप से कोई जवाब नहीं आया। वह कुछ और मिनट बैठी रही, अपने आंसू पोंछती रही और खड़ी हो गई। उसे कार्य करना था, बैठकर रोना नहीं था। घर जाते समय प्रिया ने अस्पतालों को फोन करना शुरू कर दिया। यह सोचकर वह कांप रही थी कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया होगा या दिल का दौरा पड़ गया होगा। नमस्ते, क्या आज लगभग 79 साल की कोई महिला भर्ती हुई है? लक्ष्मी शर्मा, 1 मिनट, मैं जांच करती हूं। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मरीज नहीं है। उसने 4 अस्पतालों को फोन किया, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर प्रिया पुलिस स्टेशन गई। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने उससे बिना किसी उत्साह के मुलाकात की। जाहिर तौर पर अपने ही मामलों में व्यस्त था। मैं एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। बैठिए। व्यक्ति कब गायब हुआ? आज सुबह या शायद रात के दौरान? आपको ठीक से पता नहीं है। अधिकारी ने उसकी ओर देखा। आज सुबह। मुझे पता है कि कानूनी रूप से आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वह 79 साल की हैं। प्रिया की आवाज कांप गई। उन्हें दिल की समस्या है। ठीक है, चलो एक रिपोर्ट बनाते हैं। अधिकारी ने एक फॉर्म निकाला। गुमशुदा व्यक्ति का नाम, उम्र, लक्ष्मी शर्मा, 79, विवरण, अच्छी तरह से रखी हुई महिला। प्रिया ने सभी विवरण याद करने की कोशिश की। औसत ऊंचाई लगभग 5'4", भूरे बाल, आमतौर पर जूड़े में बंधे होते हैं, भूरी आंखें, पढ़ने वाले चश्मे पहनती हैं। उन्होंने क्या पहना था? मुझे नहीं पता। मैं सुबह बहुत जल्दी चली गई थी, उन्हें नहीं देखा। क्या उन्हें याददाश्त की कोई समस्या है? घूमने फिरने की प्रवृत्ति है? नहीं। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई याददाश्त की समस्या नहीं है। वह हमेशा स्पष्ट दिमाग की थीं। शायद कोई संघर्ष हुआ हो, कोई कारण कि वह क्यों चली गई हो। प्रिया चुप हो गई। कल का झगड़ा उसकी याद में पूरे रंगों के साथ उभर आया। हमारी कल रात एक असहमति हुई थी, लेकिन यह गायब होने का कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूं, अधिकारी ने कुछ लिखा। अपना संपर्क छोड़ दें, हम जांच करेंगे। लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में लोग खुद ही वापस आ जाते हैं। शायद आपकी मां बस आपको एक सबक सिखाना चाहती थी। सबक सिखाना? प्रिया ने अपने अंदर गुस्सा उबलता हुआ महसूस किया। वह 79 की हैं, 17 की नहीं। फिर भी ऐसा होता है, अधिकारी ने शांति से जवाब दिया। घर जाओ, इंतजार करो। अगर वह 24 घंटे में नहीं आती हैं, तो हम एक व्यापक खोज शुरू करेंगे। प्रिया पुलिस स्टेशन से तबाह और असहाय महसूस करते हुए निकली। वह घर वापस आई, जहां चिंतित शांति ने पहले ही सारी लाइटें जला दी थीं, जैसे कि तेज रोशनी खोई हुई मालकिन को घर वापस लाने में मदद कर सकती हो। कोई खबर? नौकरानी ने उम्मीद से पूछा। कोई नहीं। प्रिया लिविंग रूम में गई और सोफे पर गिर पड़ी। शायद वह किसी रिश्तेदार के पास गई हों। मेरे अलावा उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, प्रिया ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। शांति, क्या तुमने हाल ही में उनके व्यवहार में कुछ अजीब देखा? नहीं प्रिया मैडम, लक्ष्मी जी हमेशा की तरह थीं। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वह थोड़ी विचार मग्न लग रही थीं, लेकिन मैंने इसे कोई महत्व नहीं दिया। प्रिया ने अपना फोन निकाला और फिर से अस्पतालों, मुर्दाघरों और स्वास्थ्य केंद्रों को फोन करना शुरू कर दिया। हर नकारात्मक जवाब के साथ घबराहट बढ़ती जा रही थी। शाम को संजय ने फोन किया। प्रिया मैडम, क्या हाल है? क्या आपकी मां मिल गई? नहीं, प्रिया की आवाज खोखली लग रही थी। संजय, कल के लिए भी मेरी सभी बैठकें रद्द कर दो। मैं काम के बारे में नहीं सोच सकती जब मुझे नहीं पता कि मेरी मां कहां है। बेशक, शायद हमें घोषणाएं आयोजित करनी चाहिए या एक निजी जासूस को काम पर रखना चाहिए। जासूस? हाँ, यह एक अच्छा विचार है। मैं कल सुबह सबसे पहले इसका ध्यान रखूंगी। प्रिया पूरी रात नहीं सोई। वह लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठी रही, एक कंबल में लिपटी फोन को घूरती रही। उम्मीद कर रही थी कि यह बजेगा, कि उसकी मां फोन करेगी और कहेगी कि सब ठीक है, कि वह बस अकेले रहना चाहती थी। लेकिन फोन चुप था। वही विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे।
क्या होगा अगर मैं उन्हें फिर कभी न देखूं? क्या होगा अगर हमारे एक दूसरे से कहे गए आखिरी शब्द गुस्से और नफरत से भरे थे? प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू फिर से उसके गालों पर बहने लगे। कई सालों में पहली बार वह इतना असहाय महसूस कर रही थी। वह एक कंपनी को नियंत्रित कर सकती थी, सौदे बंद कर सकती थी, समस्याओं को हल कर सकती थी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे खोजा जाए जो बस गायब हो गया हो? लक्ष्मी जी के गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे और प्रिया को लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपना आपा खो रही है। पुलिस काम कर रही थी, लेकिन बहुत उत्साह के बिना। बहुत से लोग गायब थे, बहुत कम संसाधन थे। हर दिन वह पुलिस स्टेशन फोन करती और हर दिन उसे वही जवाब मिलता, परिचालन खोज उपाय चल रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। प्रिया अपने ऑफिस में बैठी थी, खिड़की से बाहर बारिश के मौसम के भूरे आसमान को देख रही थी। अछूते दस्तावेज उसके सामने मेज पर पड़े थे। कंप्यूटर चालू था, लेकिन वह खुद को काम करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी। हर बार जब वह आंकड़ों और रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती, तो उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर जाता। ऑफिस का दरवाजा चुपचाप खुला और संजय एक और कागज के फोल्डर के साथ अंदर आया। प्रिया मैडम, आपको हस्ताक्षर करने की जरूरत है। संजय, प्रिया ने उसे खिड़की से नजर हटाए बिना बीच में ही काट दिया। क्या तुम किसी अच्छे निजी जासूस को जानते हो? उसका सहायक दहलीज पर जम गया। निजी जासूस? आप एक निजी जासूस को काम पर रखना चाहती हैं? पुलिस बहुत धीमी गति से काम कर रही है। मुझे एक पेशेवर की जरूरत है जो केवल इस मामले पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह आखिरकार उसकी ओर मुड़ी। संजय ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, उसके चेहरे पर थकान देखी। क्या आपके पास कोई संपर्क है? एक व्यक्ति है। संजय ने सिर हिलाया। मिस्टर गुप्ता। वह पहले हत्या विभाग में काम करते थे, फिर निजी प्रैक्टिस में चले गए। बहुत मेहनती और भरोसेमंद हैं। मेरा भाई कुछ साल पहले उनके पास गया था जब वह एक कर्जदार को ट्रैक कर रहा था। 1 हफ्ते में उसे ढूंढ लिया। मुझे वह तुरंत चाहिए। प्रिया ने अपना फोन उठाया। उसका नंबर 2। आधे घंटे बाद जासूस मिस्टर गुप्ता उसके ऑफिस में बैठे थे। लगभग 50 साल का एक आदमी जिसकी तेज भूरी आंखें और शांत व्यवहार था, वह विश्वास प्रेरित करता था। उसने एक नोटबुक और एक पेन निकाला। मिस्टर गुप्ता, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रिया ने आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश करते हुए शुरू किया। क्या उनके पास कोई रिश्तेदार, दोस्त हैं जिनके पास वह जा सकती थीं? मैंने सभी को फोन किया, किसी ने उन्हें नहीं देखा। दोस्तों का कहना है कि उन्होंने फोन नहीं किया। मिस्टर गुप्ता ने हर शब्द नोट किया। पैसे, दस्तावेज, वह अपने साथ क्या ले गईं? कुछ नहीं। प्रिया ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन गई है। आईडी कार्ड अपनी जगह पर है, फोन घर पर है, पैसे भी। नौकरानी का कहना है कि उन्होंने अपना पसंदीदा हैंडबैग भी नहीं लिया। यह अजीब है। जासूस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आमतौर पर जो लोग जाने की योजना बनाते हैं, वे दस्तावेज और पैसे साथ ले जाते हैं। मुझे अपनी मां के बारे में और विस्तार से बताएं। आदतें, जिन जगहों पर वह जाना पसंद करती थीं। प्रिया ने अगला घंटा जासूस के सवालों का जवाब देते हुए बिताया। उसने बताया कि कैसे उसकी मां को मंदिर जाना पसंद था, कैसे वह कभी कभी दोस्तों से कैफे में मिलती थीं, कैसे हर शुक्रवार वह हमेशा कीर्तन में जाती थीं। मैं इन सभी जगहों की जांच करूंगा। मिस्टर गुप्ता ने वादा किया। मैं आपके पड़ोस में निगरानी फुटेज के लिए भी अनुरोध करूंगा। प्रिया मैडम, मैं समझता हूं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन याद करने की कोशिश करें, क्या हाल ही में आपकी मां के व्यवहार में कुछ भी असामान्य था? प्रिया ने सोचा। शांति, हमारी नौकरानी, ने कहा कि मां पिछले कुछ दिनों से विचारमग्न थीं, लेकिन मैंने इसे कोई महत्व नहीं दिया। हम शायद ही कभी बात करते थे। मैं लगातार ऑफिस में रहती हूं। ठीक है, मैं तुरंत काम शुरू करूंगा। मैं आपको प्रगति से अवगत कराता रहूंगा। जासूस खड़ा हो गया। और एक और बात, उम्मीद मत खोइए। मेरी प्रैक्टिस में ऐसे मामले आए हैं जहां लोगों को 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी पाया गया। जब मिस्टर गुप्ता चले गए तो प्रिया अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। उसने सबसे अच्छे जासूस को काम पर रखा था। पुलिस काम कर रही थी। गुमशुदा के पोस्टर पूरे शहर में चिपकाए गए थे। वह और क्या कर सकती थी? अगले कुछ दिन एक दर्दनाक इंतजार में बदल गए। मिस्टर गुप्ता हर रात एक रिपोर्ट के साथ फोन करते, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसने सभी कैफे और मंदिरों की जांच की, उसकी मां के दोस्तों से पूछताछ की, फुटेज की समीक्षा की। लक्ष्मी जी जैसे हवा में घुल गई थीं। मैंने एक 150 किलोमीटर के दायरे में अस्पतालों की जांच की है, जासूस ने कहा।
मैंने पड़ोसी शहरों में सहयोगियों से भी संपर्क किया है, कोई नहीं। कोई बस कैसे गायब हो सकता है? प्रिया लगभग फोन में चिल्लाई। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हर जगह कैमरे हैं। दुर्भाग्य से हर जगह नहीं, आपके आवासीय क्षेत्र में बहुत सारे कैमरे नहीं हैं। आखिरी चीज जो मैं स्थापित करने में कामयाब रहा, आपकी मां ने सुबह लगभग 6 बजे घर छोड़ा, फिर उनका निशान गायब हो गया। प्रिया ने काम पर जाना जारी रखा क्योंकि उसे नहीं पता था कि अपना समय और कैसे भरा जाए। घर पर बैठकर इंतजार करना असहनीय था, लेकिन काम भी कोई राहत नहीं दे रहा था। वह बातचीत करती, कागजों पर हस्ताक्षर करती, भागीदारों से मिलती, लेकिन यह सब जैसे पानी के नीचे एक अवास्तविक धुंध में हो रहा था। प्रिया मैडम, क्या आप मुझे सुन रही हैं? वीडियो कॉल पर पार्टनर की आवाज उसे वास्तविकता में वापस ले आई। हाँ, माफ करना, आप डिलीवरी की समय सीमा के बारे में क्या कह रही थीं? क्या आप प्रस्तावित तारीखों से सहमत हैं? प्रिया ने स्क्रीन पर देखा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंक और ग्राफ धुंधले हो गए। हाँ, मैं सहमत हूं। संजय दस्तावेज तैयार कर देगा। जब कनेक्शन कट गया तो उसने अपना सिर अपने हाथों में डाल लिया। उसके विचार लगातार उसकी मां की ओर लौट रहे थे। क्या होगा अगर लक्ष्मी जी ठीक हमारे झगड़े की वजह से चली गईं? क्या होगा अगर प्रिया ने उनसे कहे आखिरी शब्द इतने क्रूर थे कि उसकी मां ने फैसला कर लिया? नहीं, वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। प्रिया मैडम, संजय कॉफी के साथ ऑफिस में चला आया। पीजिए, आपने पूरे हफ्ते लगभग कुछ नहीं खाया है। धन्यवाद। उसने कप लिया, लेकिन पेय को छुआ तक नहीं। खोज कैसी चल रही है? क्या कोई प्रगति हुई है? कोई नतीजा नहीं। प्रिया की आवाज बेजान थी। मिस्टर गुप्ता दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे अब और नहीं पता कि क्या करना है। संजय मेज के किनारे पर बैठ गया। शायद हमें निवेशकों के साथ बैठक रद्द कर देनी चाहिए या इसे कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए। आप इतनी गंभीर बातचीत का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रिया ने तेजी से अपना सिर उठाया। निवेशकों के साथ बैठक वह पूरी तरह से भूल गई थी। यह साल का सबसे महत्वपूर्ण सौदा था। कंपनी का भविष्य इस पर निर्भर था। सही है, फ्लाइट आज है। संजय, अभी क्या समय हुआ है? 2:30 और फ्लाइट 4:30 बजे है, सहायक ने याद दिलाया। तो फ्लाइट 3 घंटे में थी। प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की है। प्रिया मैडम, संजय ने धीरे से कहा, मैं अकेले जा सकता हूं या हम इसे पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। आपको नहीं जाना है। नहीं, वह अचानक खड़ी हो गई। मैं यहां बेकार हूं। जासूस काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है। मैं बस हर 2 घंटे में फोन करके बाधा डाल रही हूं। सौदा होगा, यह कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कुछ होता है, शांति घर पर होगी। अगर मां आती हैं तो वह मुझे बताएगी। प्रिया पहले से ही अपने बैग में दस्तावेज इकट्ठा कर रही थी। मैं उसे और मिस्टर गुप्ता को भी सभी संपर्क छोड़ दूंगी। क्या आप निश्चित हैं? संजय ने उसे संदेह से देखा। बातचीत 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगी, शायद 2। मुझे यकीन है, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। हालांकि अंदर सब कुछ डर से जकड़ा हुआ था। अब जाना जब उसकी मां गायब थी, एक विश्वासघात जैसा लग रहा था। लेकिन कंपनी, 200 लोग वहां काम करते थे, 200 परिवार उसके फैसलों पर निर्भर थे। संजय, एयरपोर्ट के लिए एक कार बुक करो। मुझे अपना सामान लेने के लिए घर रुकना है। ठीक है, तो एयरपोर्ट पर मिलते हैं। हाँ, उसने सिर हिलाया और उन्होंने एक तनावपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया। घर पर प्रिया ने हड़बड़ी में अपना सूटकेस पैक किया। शांति पास में व्यस्त थी, कपड़े मोड़ने में मदद कर रही थी। प्रिया मैडम, लक्ष्मी जी का क्या? नौकरानी ने चिंता से पूछा। शांति, तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण अनुरोध है। प्रिया रुकी और महिला का हाथ पकड़ लिया। अगर मां आती हैं, अगर कोई भी खबर होती है तो मुझे तुरंत फोन करना, किसी भी समय, दिन हो या रात, समझी? बेशक, बेशक, चिंता मत करो, मैं तुरंत फोन करूंगी। यह जासूस का नंबर है, यह पुलिस स्टेशन का नंबर है। खात को, इनबा को मार रखा। प्रिया ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, अगर कुछ होता है और मैं संपर्क में नहीं आ पाती हूं तो उन्हें फोन करना। आप वापस आएंगी, है ना? शांति की आवाज में एक विनती थी। बेशक मैं वापस आऊंगी, अधिकतम 3 महीने। लेकिन इन शब्दों को कहते हुए भी प्रिया ने अपने दिल को दर्द से सिकुड़ते हुए महसूस किया। उसने एयरपोर्ट जाते समय कार से सीधे मिस्टर गुप्ता को फोन किया। सर, मुझे 3 महीने के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है।
लेकिन अगर आपको कुछ मिलता है तो मैं 24/7 उपलब्ध रहूंगी। मैं समझता हूं उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत सुंदर था, नियमित विशेषताओं और बड़ी काली आंखों के साथ। और उसकी गोद में बच्चा काफी छोटा था, एक पतले कंबल में लिपटा हुआ, जो स्पष्ट रूप से बरसात के मौसम के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रिया उसके पास से गुजरने वाली थी। उसके पास समय नहीं था, उसे जल्दी करनी थी, लेकिन किसी चीज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद यह उस महिला की आंखें थीं, थकी हुई लेकिन शांत गरिमा से भरी हुई, या जिस तरह से वह बच्चे को धीरे से अपने पास दबा रही थी, उसे अपने शरीर से गर्म करने की कोशिश कर रही थी। माफ करना। प्रिया करीब आई। क्या सब ठीक है? महिला चौंक गई और अपनी थकी हुई निगाहें उस पर उठाईं। हाँ, सब ठीक है, उसने धीरे से जवाब दिया, सहज रूप से बच्चे को अपनी छाती से और करीब दबाते हुए। मेरी धृष्टता के लिए माफ करना, लेकिन क्या आपके पास रहने के लिए कोई जगह है? महिला एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे सोच रही हो कि एक अजनबी को सच बताना है या नहीं। फिर उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। अभी नहीं, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। प्रिया ने बच्चे को देखा। एक लड़का, उसकी नीली टोपी से पता चलता है, अपनी मां के कंधे पर अपना चेहरा छिपाए सो रहा था। वह 1 साल से ज्यादा का नहीं था, और अचानक प्रिया के मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर मेरी मां भी कहीं इसी तरह बैठी हो, अकेली और असहाय? क्या होगा अगर लोग उसके पास से वैसे ही उदासीनता से गुजर रहे हों, जैसे ज्यादातर लोग अब इस महिला के पास से गुजर रहे हैं? सुनो। प्रिया ने अपने बैग में हाथ डाला और चाबियों का एक सेट निकाला। मेरे पास लोनावला में एक फार्म हाउस है, यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर। मैं लंबे समय के लिए बाहर जा रही हूं, कुछ महीने। घर खाली है, क्या तुम वहां रहना चाहोगी? महिला ने उसे अविश्वास से देखा, जैसे प्रिया ने उसे 1 करोड़ रुपए की पेशकश की हो। क्या? लेकिन क्यों? आप मुझे नहीं जानती, और क्या यह मायने रखता है? प्रिया ने चाबियां आगे बढ़ाईं। तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है, उसे अपने सिर पर एक छत चाहिए। मेरे पास वह छत है, और अभी किसी को इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकती। महिला स्पष्ट रूप से उलझन में थी। यह बहुत ज्यादा है। महिला की गोद में बच्चा हिला और धीरे धीरे रोने लगा। मां उसे झुलाने लगी, और प्रिया ने देखा कि उसके हाथ ठंड या थकावट से कांप रहे थे। बाडा, मैं 3 महीने के लिए एक डील के सिलसिले में बाहर जा रही हूं। तुम तब तक मेरे फार्म हाउस में रह लो, प्रिया ने दोहराया, फिर से चाबियां पेश करते हुए। 3 महीने। महिला अभी भी चाबियां लेने में झिझक रही थी। लेकिन आप यह क्यों कर रही हैं? प्रिया ने इसके बारे में सोचा। वास्तव में क्यों? वह सहज निर्णयों की आदी नहीं थी, खासकर इस तरह के। एक अजनबी को अपने घर में आने देना लापरवाही थी, लेकिन अंदर से कुछ ने कहा कि यह सही था। क्योंकि वह हकलाने लगी, क्योंकि मेरी मां अभी गायब हैं और मुझे नहीं पता कि वह कहां हैं या वह ठीक हैं भी या नहीं। और मैं विश्वास करना चाहती हूं कि अगर वह कहीं मदद की जरूरत में हैं, तो कोई उनके पास होगा और उनकी मदद करेगा, जैसे मैं अब तुम्हारी मदद कर रही हूं। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और चाबियां ले लीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। मुझे यह भी नहीं पता कि क्या कहना है। मेरा नाम मीरा है और यह आरव है। प्रिया, उसने अपना परिचय दिया। सुनो, मुझे जाना है। मैं अपनी फ्लाइट के लिए देर हो रही हूं, लेकिन मैं अभी अपने ड्राइवर को फोन करती हूं, वह तुम्हें वहां ले जाएगा। उसने रमेश के नंबर पर फोन किया, जो उसका स्थायी ड्राइवर था। रमेश, क्या तुम अभी भी पार्किंग में हो? हाँ। प्रिया मैडम, कुछ हुआ है क्या? एक छोटे बच्चे वाली एक महिला अभी टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर आएगी। उसका नाम मीरा है। उन्हें लोनावला वाले फार्म हाउस में ले जाओ। फार्म हाउस में? रमेश की आवाज में आश्चर्य था। हाँ, प्रिया ने जल्दी से निर्देश दिए, और उन्हें वह सब कुछ खरीद दो जिसकी उन्हें जरूरत है। शुरुआत के लिए किराने का सामान, बच्चे के लिए कपड़े, जाहिर है उन्हें सब कुछ चाहिए। बेबी फूड, डायपर, एक बच्चे को जो कुछ भी चाहिए। समझ गए? सब कुछ हो जाएगा मैडम। प्रिया मीरा की ओर मुड़ी। तुम्हें ले जाया जाएगा। फार्म हाउस में सब कुछ जरूरी है। बेडरूम की अलमारी में स्प्रे, किचन में बर्तन, हीटर बिजली का है। तुम समझ जाओगी। मुझे नहीं पता कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। मीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी देवदूत को देख रही हो। आपने हमारी जान बचाई, अतिशयोक्ति मत करो। प्रिया मुस्कुराई। हालांकि उसकी आत्मा भारी थी। बस मदद कर रही हूं। वह जाने के लिए मुड़ चुकी थी जब मीरा ने उसे पुकारा। प्रिया जी, मुझे उम्मीद है कि वे आपकी मां को ढूंढ लेंगे। जरूर। प्रिया ने सिर हिलाया।
कोई और शब्द कहने में असमर्थ, और टर्मिनल की ओर भागी। चेक इन काउंटर पर संजय पहले से ही घबराया हुआ इंतजार कर रहा था। प्रिया मैडम, आप कहां थीं? चेक इन 3 मिनट में बंद हो रहा है। फंस गई थी, उसने अपने दस्तावेज अधिकारी को दिए। जब वे सामान की प्रक्रिया कर रहे थे, संजय ने अपनी छोनानी नजरें नहीं हटाई। कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, मैंने अभी अभी एक बेघर महिला और उसके बच्चे को अपने लोनावला वाले फार्म हाउस की चाबियां दी हैं। संजय अचानक रुक गया। आपने क्या किया? फार्म हाउस की चाबियां दी, प्रिया ने शांति से दोहराया, अपना बोर्डिंग पास लेते हुए। वे वहां रहेंगे जब तक मैं चली जाती हूं। लेकिन संजय स्पष्ट रूप से शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको एक अजनबी को फार्म हाउस में आने देने से डर नहीं लगता? आप उसे बिल्कुल नहीं जानती। क्या होगा अगर वह, मुझे नहीं पता, कुछ चुरा लेती है या उसे एक ड्रग्स का अड्डा बना देती है? प्रिया रुकी और उसे देखा। नहीं, मुझे डर नहीं है। वह महिला निर्दोष है कि उसकी किस्मत ऐसी हो गई। मुझे यकीन है कि वह एक अच्छी इंसान है। ऐसा विश्वास कहां से आया? संजय ने अपना सिर हिलाया। प्रिया मैडम, आप व्यवसाय में हमेशा सतर्क रहती हैं। हर दिन उम्मीदें पिघलती जा रही थीं। प्रिया मैडम, संजय ने पुकारा, क्या आप सुन रही हैं? माफ करना, ख्यालों में खो गई थी। मैं पूछ रहा था, हम रमेश से कब संपर्क करें? मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसने उस महिला को वहां पहुंचा दिया। अच्छा विचार है। प्रिया ने ड्राइवर का नंबर डायल किया। रमेश, सब कुछ कैसा रहा? सब बढ़िया प्रिया मैडम। मीरा और उसके बच्चे को फार्म हाउस ले गया, उन्हें बसने में मदद की, फिर किराने का सामान, बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया। वह महिला कृतज्ञता से रो रही थी। धन्यवाद रमेश, मैं तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। कोई बात नहीं। वैसे वह एक अच्छी, बुद्धिमान महिला है। उसने अपने बारे में थोड़ा बताया। उसके पास स्नातक की डिग्री है, एक अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी, लेकिन उसका पति एक अत्याचारी निकला, भागना पड़ा। मैं समझती हूं, प्रिया ने महसूस किया कि वह अपनी सहज प्रवृत्ति में गलत नहीं थी। रमेश, कृपया उन पर नजर रखना। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मदद करना। बेशक। फोन रखकर प्रिया अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई। संजय उसे उत्सुकता से देख रहा था। तो संतुष्ट? हां, प्रिया मुस्कुराई। तुम जानते हो, इस तरह के कठिन समय में भी यह महसूस करना अच्छा लगता है कि तुम किसी की मदद कर सकते हो। यह नेक है। संजय सहमत हुआ। हालांकि अभी भी लापरवाही है। होटल में हर रात प्रिया घर फोन करती। शांति हमेशा पहली घंटी पर जवाब देती, जैसे उसने कभी फोन अपने हाथ से नहीं छोड़ा हो। शांति, कोई खबर? नहीं प्रिया मैडम, कुछ नहीं। क्या जासूस ने फोन किया? हां, आज सुबह। कह रहा था कि वह एक नए सिद्धांत की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस नहीं है। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला है। माफ करना प्रिया मैडम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रिया ने थके हुए स्वर में कहा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। बातचीत मुश्किल चल रही थी। निवेशक हर आंकड़े पर सवाल उठा रहे थे, अतिरिक्त गारंटी की मांग कर रहे थे, शर्तें तय कर रहे थे। प्रिया ने बातचीत की। वह उसे हजारों में भी पहचान लेती। मां, उसकी आवाज कर्कश, लगभग अश्रव्य थी। महिला ने अपना सिर उठाया और प्रिया को देखा। उसका चेहरा बहुत परिचित था। वही भूरी आंखें, वही सुंदर नाक, वही पतले होंठ, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, केवल एक हल्की जिज्ञासा। क्या? लक्ष्मी जी ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुमने मां कहा। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। उसके पैर कमजोर हो रहे थे, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मां, यह मैं हूं प्रिया, तुम्हारी बेटी। लक्ष्मी जी ने उसे ध्यान से देखा, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हूं, फिर धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। माफ करना, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। प्रिया ने एक भारी सांस ली। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। 6 महीने की खोज, 6 महीने की निराशा और आशा, और उसकी मां यहां थी, पूरे समय घर से 80 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में। उसी क्षण मीरा घर से एक बड़े बर्तन के साथ बाहर आई। प्रिया को देखकर वह मुस्कुराई। ओह, आप वापस आ गईं, स्वागत है। उसने बर्तन को गजेबों में मेज पर रख दिया। हमारे साथ दोपहर का भोजन करेंगी? मैंने अभी अभी दाल बनाई है। मीरा, प्रिया ने कांपते हाथ से अपनी मां की ओर इशारा किया। यह महिला, यह यहां कैसे आई? मां जी। मीरा ने बूढ़ी औरत को कोमलता से देखा। वह अब महीनों से हमारे साथ रह रही हैं। क्यों? लक्ष्मी जी की गोद में बच्चा प्रिया को हाथ हिला रहा था। मीरा,
प्रिया करीब आई। उसकी आवाज कांप रही थी। यह मेरी मां है, लक्ष्मी शर्मा। यह मेरी मां है। मीरा जम गई। बर्तन लगभग उसके हाथों से गिर गया था। तो यह आपकी मां है? मीरा हैरान थी। अपनी नजरें प्रिया से लक्ष्मी जी पर घुमा रही थी। हे भगवान, मुझे नहीं पता था। वह 6 महीने पहले घर से निकली और गायब हो गईं। प्रिया असंबद्ध रूप से बोल रही थी। आंसू पहले से ही उसके गालों पर बह रहे थे। पुलिस ने खोजा, निजी जासूस ने खोजा, कोई उन्हें नहीं ढूंढ सका। और मैं बहुत चिंतित थी। सोच रही थी कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। मीरा एक बेंच पर गिर पड़ी, जैसे उसके पैर उसे सहारा नहीं दे पा रहे थे। मीरा, कृपया। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बताओ, वह यहां कैसे पहुंची? ठीक है, ठीक है। मीरा ने सिर हिलाया। बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं। मां जी, क्या आप आरव के साथ थोड़ी देर और खेल सकती हैं? बेशक। लक्ष्मी जी बच्चे को देखकर मुस्कुराईं। हम बत्तखों को दाना डालेंगे, है ना बेटा? प्रिया मीरा के सामने बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने कंपन को रोकने के लिए उन्हें मुट्ठियों में भींच लिया। मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। यह आपके हमें चाबियां देने के कुछ दिनों बाद की बात है, मीरा ने शुरू किया। मुझे ठीक से याद है, 4 दिन बीत चुके थे। आरव और मैं नदी की ओर टहलने गए थे। यहां से थोड़ी दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां आप नदी के किनारे बैठ सकते हैं। और अचानक मैंने इस महिला को देखा। ठीक कहां? प्रिया ने बीच में ही पूछा। पुल के पास। वह सड़क के बीच में खड़ी थीं और खोई हुई लग रही थीं। पहले तो मैं उनके पास से गुजरना चाहती थी, लेकिन वह बहुत डरी हुई लग रही थीं। मैं उनके पास गई और पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने मुझे ऐसी खोई हुई आंखों से देखा और पूछा, मेरा घर कहां है? मैं अपना घर ढूंढ रही हूं। प्रिया बिना सांस लिए सुन रही थी। मैंने पूछा, कौन सा घर? उन्होंने एक सड़क और नंबर बताया। यह सड़क, यह घर? मीरा ने फार्म हाउस की ओर इशारा किया। मैं हैरान थी। मैंने कहा, हां, मैं इस घर में रहती हूं। आइए, मैं आपको ले चलती हूं। हम उन्हें यहां लाए और वह रोने लगी। वह घर में आई, चारों ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं इस जगह को जानती हूं। मैं यहां रही हूं। हम यहां पापा के साथ थे। वह लगातार उस नाम को दोहरा रही थी। पापा, मेरे पिता थे, प्रिया ने धीरे से कहा। जब मैं 25 साल की थी तब उनका देहांत हो गया, 30 साल पहले। देखो, मीरा ने सिर हिलाया। वह अतीत में जी रही हैं, अपने पति को याद कर रही हैं, अपनी जवानी को याद कर रही हैं, लेकिन जो कुछ भी उनकी मृत्यु के बाद हुआ उन्हें याद नहीं है। प्रिया ने अपनी मां को देखा जो खुशी खुशी बच्चे से बात कर रही थी। बिल्कुल नहीं। मैंने परिवार के बारे में, घर के बारे में पूछने की कोशिश की। उन्होंने उस अपार्टमेंट का वर्णन किया जहां वह अपने पति के साथ रहती थीं। अपने काम का वर्णन किया। वह एक शिक्षिका थीं, है ना? लेकिन आपके बारे में, इस तथ्य के बारे में कि उनकी एक बेटी है, कुछ नहीं। जैसे कि यह हुआ ही नहीं। उन्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। यह याददाश्त का खोना है, शायद कोई आघात, शायद वह गिर गईं, अपना सिर फोड़ लिया। मैं उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गई, मीरा ने कहा। उन्हें खोजने के 1 हफ्ते बाद एक स्थानीय सामान्य चिकित्सक के पास। उसने कहा कि परीक्षण और स्कैन की जरूरत है, लेकिन मां जी ने मना कर दिया। अस्पतालों से डरती हैं। मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी। मजबूर करती हैं। प्रिया पहले से ही योजना बना रही थी। हम सभी परीक्षण, स्कैन करेंगे, पता करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। वे कुछ मिनट के लिए खामोशी में बैठे रहे। प्रिया अपनी मां से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थीं। लक्ष्मी जी ने आरव को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसे दिखा रही थीं कि बत्तखों को रोटी के टुकड़े कैसे फेंकें। बच्चा हंस रहा था और उसकी मां इतनी कोमल और खुश मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थीं। तो वह पूरे समय तुम्हारे साथ यहां रह रही थीं? प्रिया ने आखिरकार पूछा। हां, मीरा ने सिर हिलाया। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तुम समझती हो, वह बहुत खोई हुई, बहुत असहाय थीं। मैंने फैसला किया कि मैं उनके साथ तब तक रहूंगी जब तक उनके परिवार का कोई नहीं मिल जाता। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी मां है और तुम कैसे जी रही थीं, किससे। प्रिया को याद आया कि रमेश ने काम के बारे में बात की थी। मुझे यहां गांव में एक दुकान में नौकरी मिल गई, ज्यादा दूर नहीं। मालिक एक अच्छा आदमी है, मुझे आरव को साथ लाने की इजाजत देता है। वेतन ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लिए काफी है। मां जी घर पर मदद करती हैं, खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। वैसे, मीरा मुस्कुराई।
और जब मैं काम पर होती हूं तो वह आरव की देखभाल करती हैं। वह उसके बहुत करीब हो गई हैं, उसे नानी कहती हैं। नानी, प्रिया ने दोहराया और आंसुओं की एक नई लहर उसके गले तक आ गई। वह अपनी सगी बेटी को याद नहीं करती थीं, लेकिन किसी और के बच्चे की देखभाल कर रही थीं। प्रिया। मीरा आगे झुकी। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मुझे बहुत खेद है। अगर मुझे पता होता कि वह आपकी मां है तो मैं तुरंत आपसे संपर्क करती। तुम दोषी नहीं हो। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। तुमने उन्हें बचाया, तुमने उन्हें आश्रय दिया, उनकी देखभाल की। मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी मां को नहीं छोड़ा, कि तुमने इन महीनों में उनकी देखभाल की। धन्यवाद। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे और आरव को रहने के लिए एक जगह दी जब हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं था। आप हमें जानती भी नहीं थी, लेकिन आपने मदद की और मैं एक बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ सकती थी। मुझे प्यार हो गया। वह चुप हो गई। उसकी निगाहें दूर हो गईं। मेरी शादी शानदार थी। उसने मुझे एक अपार्टमेंट, एक कार, कपड़े खरीदे। मुझे लगा कि यह प्यार है, लेकिन आरव के जन्म के बाद सब कुछ बदल गया। वह बच्चे से जलने लगा। कहता था कि मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हूं, और फिर उसने मारना शुरू कर दिया। हे भगवान, प्रिया ने फुसफुसाया। पहले कभी कभी, फिर अक्सर। वह मेरे हर कदम को नियंत्रित करता था। मैं उसकी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती थी, दोस्तों को फोन नहीं कर सकती थी। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है और मेरा भाई विदेश में रहता है। मैं अकेली थी और मुझे डर था कि वह मुझे मार डालेगा या इससे भी बदतर आरव के साथ कुछ करेगा। मीरा ने अपना चेहरा पोंछा, नए आंसू पोंछे। मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए, उन्हें छिपाया, 6 महीने तक बचाया, और जब मैंने बस के टिकट के लिए पर्याप्त बचा लिया तो मैं भाग गई। बस आरव को लिया और चली गई। जब वह ऑफिस में था, बस टर्मिनल पर गई और पहली बस में चढ़ गई जो जा रही थी। यह भी नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, बस जहां आंखें ले जाएं। और फिर मैं आपसे मिली। क्या वह तुम्हें ढूंढ रहा है? प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता। शायद दुकान के मालिक ने मुझे बिना किसी आधिकारिक अनुबंध के काम पर रखा है, इसलिए वह मुझे डेटाबेस के माध्यम से नहीं ढूंढ सकता। प्रिया ने सोचा। तुम जानती हो मीरा, चलो एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी झेल चुके हैं उसके बाद यह उचित है। ठीक है, मीरा मुस्कुराई। मेरे पास एक प्रस्ताव है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक नौकरी की पेशकश करना चाहती हूं, सामान्य शर्तों पर, आधिकारिक पंजीकरण और एक अच्छे वेतन के साथ। तुमने कहा था कि तुम एक अकाउंटेंट के रूप में काम करती थीं। हाँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुमने मेरी मां को बचाया, उनकी देखभाल की, जब मुझे यह भी नहीं पता था कि वह कहां है। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, और मैं तुम सभी को घर ले जाना चाहती हूं। मां, तुम, आरव। मेरे पास एक बड़ा घर है, सबके लिए काफी जगह है। आरव के लिए दिल्ली बेहतर होगा, अधिक अवसर, अच्छे डॉक्टर, बालवाड़ी। प्रिया, कोल। मीरा ने उसे विस्मय से देखा। यह बहुत ज्यादा है। आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, यह सही है, प्रिया ने कहा। मां मेरे साथ रहेंगी, तुम काम करोगी। जब तुम काम पर होगी तो हम आरव के लिए एक आया रखेंगे, और जब वह बड़ा हो जाएगा तो किंडरगार्टन, सब लोग एक साथ व्यस्त रहेंगे, एक परिवार की तरह, एक परिवार की तरह। मीरा ने दोहराया और आंसू फिर से उसके गालों पर बहने लगे। मैंने बहुत समय से एक असली परिवार का सपना देखा था। उन्होंने गज़ेबो में बड़ी मेज पर एक साथ दोपहर का भोजन किया। लक्ष्मी जी ने अपनी जवानी की कहानियां सुनाई कि कैसे वह पापा से मिली थीं, कैसे वे अपने हनीमून के लिए गोवा गए थे। वह जीवंत रूप से एक मुस्कान के साथ बात कर रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उस सुखद समय में वापस चली गई हैं। प्रिया ने सुना और रोई। बिना देखे ऐसा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मां जीवित थीं, पास थीं, लेकिन साथ ही साथ नहीं भी। जो महिला उसके सामने बैठी थी उसे याद नहीं करती थी, उसे पहचानती नहीं थी। यह एक ही समय में खुशी और त्रासदी थी। अगले दिन प्रिया ने शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को फार्म हाउस में बुलाया। डॉक्टर ने एक परीक्षा की, बहुत सारे सवाल पूछे, परीक्षण और स्कैन का आदेश दिया। लक्षणों को देखते हुए आपकी मां को एक TIA, एक हल्का स्ट्रोक हुआ है। उन्होंने प्रिया को निजी तौर पर बताया, यह सबसे अधिक संभावना है कि उनके लापता होने के समय या उससे ठीक पहले हुआ हो। हल्के स्ट्रोक लगभग बिना किसी लक्षण के हो सकते हैं। व्यक्ति हमेशा यह नहीं समझता कि उनके साथ क्या हो रहा है,
लेकिन परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आपकी मां के मामले में दीर्घकालिक स्मृति के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो वह मुझे कभी याद नहीं करेंगी। प्रिया की आवाज कांप गई। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मस्तिष्क एक जटिल प्रणाली है। कभी कभी स्मृति आंशिक रूप से या पूरी तरह से ठीक हो जाती है, कभी कभी नहीं। इसमें समय, पुनर्वास, प्रियजनों का समर्थन लगता है। मैं उपचार, विटामिन, न्यूरोट्रॉपिक्स लिखूंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें परिचित चीजों, तस्वीरों, कहानियों से घेरें। इससे मदद मिल सकती है। 1 हफ्ते बाद वे दिल्ली के घर में चले गए। प्रिया ने मीरा और आरव को दूसरी मंजिल पर एक अलग स्वीट दिया। उसने आरव के लिए एक आया को काम पर रखा और मीरा को कंपनी में एक अकाउंटेंट के रूप में शामिल किया। मीरा एक उत्कृष्ट कर्मचारी साबित हुई, चौकस, जिम्मेदार, जल्दी सीखने वाली। संजय, जिसने शुरू में उसके साथ अविश्वास के साथ व्यवहार किया था, ने 1 महीने बाद स्वीकार किया कि यह एक सफल निर्णय था। आरव, जब उसकी मां काम पर थी तो आया और लक्ष्मी जी के साथ घर पर रहता था। बूढ़ी औरत बच्चे के करीब हो गई और उसकी इतनी कोमलता से देखभाल की कि आया अक्सर मजाक करती थी, मेरे पास यहां कोई काम नहीं है, लक्ष्मी जी सब कुछ खुद करती हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्मृति वापस आने लगी। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने अपनी दोस्त श्रीमती अमीना को याद किया, फिर उस घर का पता जहां वह अपनी बेटी के साथ रहती थीं, फिर खुद प्रिया को। यह स्थानांतरण के 3 महीने बाद हुआ। प्रिया काम से घर आई और उसकी मां ने उसे एक मुस्कान के साथ दहलीज पर स्वागत किया। प्रिया, मेरी बेटी, उन्होंने बस कहा। मैंने तुम्हें कितना याद किया। और वे गले लग गए। दोनों खुशी से रो रहे थे। लक्ष्मी जी को पिछले 30 सालों के विवरण याद नहीं थे, लेकिन उन्हें मुख्य बात याद थी कि उनकी एक बेटी थी जिसे वह प्यार करती थी। अब वे सब एक साथ बड़े घर में रहते थे। मीरा काम करती थी और धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रही थी। आरव एक स्वस्थ और खुश मिजाज लड़का बन रहा था। लक्ष्मी जी ठीक हो रही थीं और हर दिन कुछ नया याद कर रही थीं। कई सालों में पहली बार प्रिया ने महसूस किया कि उसका एक असली परिवार है। वह नहीं जो दायित्वों और कर्तव्यों द्वारा निर्धारित किया गया था, बल्कि वह जो प्रेम और पारस्परिक समर्थन द्वारा बनाया गया था।